उनमें आर्टिकल 39 ये इंश्योर करता है कि सभी को लीगल एड प्रोवाइड होना चाहिए कि किसी भी निर्योग्यता या अक्षमता के कारण किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। यार जैसे जिले की हम बात करें तो यहाँ कितने हितग्राही होंगे आपके इस सेवा के? उस वर्ष में कम से कम 1000 से ज़्यादा हितग्राहियों को हम लाभान्वित करते हैं। वाह। कानूनी सहायता प्रदान करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जी, जिन तक विधिक सहायता पहुंचनी चाहिए, वहाँ तक जागरूकता के अभाव में हम लोग पहुंच नहीं पाए। लोग ज़्यादा जानकार लोग हुए हैं, वो इसका थोड़ा सा मिसयूज कर रहे हैं। जी। लोग शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, इसीलिए तो ये जो जनहितैषी योजनाएं चल रही है उनको ज्ञान ही नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, जैसे वॉलंटियर्स हैं, आपके इस कार्य में उनकी क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है? पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं आलोक जी, वो एक तरह से न्यायालय और समाज के बीच में सेतु का काम करते हैं। अंडर ट्रायल जो जेल बंदी है, जी, वो हमारे विधिक सहायता योजना का मूल यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम बाल न्यायालय देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वहाँ पर भी आपकी विधिक सहायता पहुँचती है। ऐसा भी कभी प्रकरण आपके सामने आया है कि जमानत नहीं होने के कारण वो अपनी दंड से ज़्यादा भोग लिया हो? पहले एक आध महीने रह जाते हैं सेंट्रल जेल में, फिर पता चलता है कि नाबालिग हैं, और फिर वहाँ से यहाँ आते हैं जब उनके पुष्टि हो जाती है कि ये नाबालिग हैं। तो इस दिशा में भी आपका विभाग कुछ काम करता है? साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर और साथ ही वेबसाइट पर अब नालसा ने एक ऐप अपना उपलब्ध करा दिया है। नालसा ऐप के माध्यम से आप चाहें कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी ग्रीवियंस जो भी है, शिकायत उसकी है, लीगल एड के लिए आवेदन है, वो रजिस्टर करा सकता है। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी व्यक्ति है तो वो प्राइवेट वकील लेना चाहेगा, उसको ये लगता है कि प्राइवेट वकील लेने से उसका पक्ष अच्छे से रखा जाएगा। जी, हमारे लीगल एड से मतलब इस समय आप यदि देखेंगे तो जो एक्विटल रेशो है जी, वो 60% होगा। ये पट्टी ठीक क्यों और हटाई क्यों? चलते चलते ही मंजिल मिले, बातचीत से ही बात बने। आप भी चलिए हमारे साथ, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स पर हो बात। हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। आप सभी का पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में स्वागत है, और आज हम विशेष चर्चा करेंगे जिला विधिक सहायता के विषय में। और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री दीपक शर्मा जी, जो जिला विधिक सहायता अधिकारी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। जी, तो मैं आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा कि जो जिला विधिक सेवा है, और खासतौर पे आपका कार्य क्षेत्र और जिला विधिक का कार्य क्षेत्र। जी जी, जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे भारत देश के संविधान ने जो नीति निर्देशक तत्व तय किए थे, जी, उनमें आर्टिकल 39 ये इंश्योर करता है कि सभी को लीगल एड प्रोवाइड होना चाहिए। उसी को प्रोवाइड कराने के लिए पूरे भारत देश में सभी प्रकरणों पर माननीय उच्चतम न्यायालय से लेके तहसील न्यायालय तक हर स्तर पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। जी, उसी में से जिला स्तर पर जो कार्यालय है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहलाता है, और ये माननीय नालसा सालसा की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य करता है। और मैं इस कार्यालय में जिला विधिक सहायता अधिकारी के रूप में वर्तमान में ग्वालियर में पदस्थ हूँ। जी। जी तो इस प्रकार से आप जो कानूनी सहायता देते हैं, ये विशेष रीति से गरीबों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए होती होगी? जी जी, जी, हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो बना है, जी, उसमें धारा 12 में 8 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जी, जो विधिक सहायता के लिए पात्र होते हैं। जो उद्देश्य का है अधिनियम की, वो तो स्पष्ट कहती है कि किसी भी निर्योग्यता या अक्षमता के कारण
किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। और उसी उद्देश्य का के पालन में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। तो 8 श्रेणियां हैं, जी इसमें अनुसूचित जाति जनजाति का कोई सदस्य है, जी आर्टिकल 23 का कोई सताया हुआ है जिससे ह्यूमन ट्रैकिंग किसी से कराई जा रही है, जी या जिससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, बेगार कराई जा रही है, जी महिला है, बालक है, या जो कारखाने में काम करता है, जी शारीरिक या मानसिक रूप से जो अस्वस्थ है, जी किसी बहुविनाश या जातीय हिंसा का शिकार है, जेल में या किसी भी विधि के माध्यम से किसी संस्था में निरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्राइटेरिया ये नहीं देखा जाता कि उसका आय का क्राइटेरिया क्या है, जी लेकिन इन क्राइटेरिया में यदि वो नहीं आता तो उसके परिवार की जो समग्र वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से यदि कम है, तब भी उसको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। आमतौर पे ये जो आपने गिनाए ये मामले हैं, यही मामलों में के लिए विधिक सहायता देखी जाती है लोगों में, या किस प्रकार के मामले आते हैं जिनमें आप विधिक सहायता देते हैं? देखिए, सामान्यतः तो ये श्रेणियां देखते हैं, इन श्रेणियों में ही हमको विधिक सहायता दिए जाने की जो पात्रता निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम उसमें विधिक सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन जो विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा संस्थानों का दायरा है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ये ध्येय है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। और यदि कोई पात्र व्यक्ति पात्र होते हुए किसी योजना के लाभ से वंचित है तो उसको उस योजना का लाभ दिलाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। और उसमें हम ये तय करते हैं कि यदि वो क्राइटेरिया में नहीं भी आता लेकिन योजना के अंतर्गत पात्र है, जी, तब भी हम उसकी सहायता करें। तो ऐसे ग्वालियर जैसे ज़िले की आप बात करें तो यहाँ कितने हितग्राही होंगे आपके इस सेवा के? मतलब अगर आप वर्षवार अगर इसी वर्ष का देखें या पिछले वर्ष का देखें? देखिए, हम ग्वालियर में जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदाय विधिक सहायता की गणना करते हैं जी, तो वर्ष में कम से कम 1,000 से ज्यादा हितग्राहियों को हम लाभान्वित करते हैं। वाह! और ये सभी वर्गों के होते हैं, महिला, बच्चे और बुजुर्ग, सभी मानसिक रूप से स्वस्थ सभी लोगों को हम विधिक सहायता प्रोवाइड कराते तो ये विधिक सहायता के लिए आपके पास आपके लॉयर्स होंगे, वकील होंगे, या किस प्रकार से आप करते हैं इसको? हैं। देखिए, विधिक सहायता के लिए जो हमारे यहाँ विधिक सहायता अधिवक्ताओं का एक पैनल है। जी, ये अधिवक्ता तो प्राइवेट होते हैं, जी, लेकिन हमारे यहाँ पैनल गठन करते समय हमारे यहाँ अधिसूचित किया जाता है इनको। और उन अधिवक्ताओं में से हम जब कोई आवेदक विधिक सहायता की वांछा करता है हम उसको विधिक सहायता उस पैनल से प्रदान करते हैं। लेकिन वर्ष 2022 में माननीय नालसा ने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकाला है। जी, एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम आई है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो हितग्राही है वो बंदी है या आरोपी है। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल किसी मामले में यदि किसी व्यक्ति को बचाव के लिए आवश्यकता है अधिवक्ता की, तो डिफेंस काउंसिल्स के रूप में हमारे ग्वालियर में जी, 7 लोगों को हमने सैलरीड अपॉइंट किया है। उनका काम केवल लीगल एड के मामलों को देखना और उनमें पैरवी करना है। उसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का एक पद है, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 3 पद है, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 3 पद है। ऐसे ये 7 लोगों का मैन पावर हमारे पास है जो एक्सक्लूसिवली लीगल एड के मामलों में काम कर रहे हैं। और सैलरीड है तो और कोई उनका उनका खुद का काम नहीं है, जी। तो प्राथमिकता से इनका केसों को देख रहे हैं। तो आपने बताया कि आपके पास पैनल तो है ही और लीगल एड काउंसिल भी है। तो पैनल में आपके कितने इसमें वकील ये होंगे? पैनल में हमारे जिला मुख्यालय पे 35 एडवोकेट्स हैं। जी, इसके बाद 10-10 एडवोकेट हमारे डबरा और भितरवार के लिए भी हमने पैनल में रखे हैं। जी, तहसील स्तर पे अभी लीगल एड डिफेंस काउंसिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से पैनल से ही हम लीगल एड दे रहे हैं। जी, लेकिन जिला मुख्यालय पे केवल बचाव के मामलों को छोड़कर शेष मामले, जैसे घरेलू हिंसा है, किशोर न्याय बोर्ड में जो मामले चल रहे हैं, जी, परिवार न्यायालय में, श्रम न्यायालय में, जी। या अन्य किसी न्यायालय में, रेलवे कोर्ट में, तो ऐसे मामलों में हम लोग पैनल से एडवोकेट्स अपॉइंट कर रहे हैं।
दीपक जी, कानूनी सहायता प्रदान करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, वैसे तो हमारा कार्यालय कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ही बना है जी, और हम प्राथमिक रूप से बिना किसी विधिक उलझन के जी, विधिक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। जी, लेकिन फिर भी जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जी, जिन तक विधिक सहायता पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक जागरूकता के अभाव में हम लोग पहुँच नहीं पाए। जी, कई जगह जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दूरस्थ रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ तक नहीं आ पाते। और जो विधिक सहायता के लोग ज़्यादा जानकार लोग हो गए हैं, वो इसका थोड़ा-सा मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक प्रकरण दिखाऊँ, जी, एक मामला आया था घरेलू हिंसा का, जिसमें हमने आवेदिका को विधिक सहायता दी थी। विधिक सहायता में जब माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो आवेदिका है, ये घरेलू नातेदारी में थी, लेकिन उसके पति का ये दायित्व है कि अपने माता-पिता का वो भरण-पोषण करे, उनकी देखभाल करे। जी, तो मामला न्यायालय ने खारिज कर दिया, तो वो अपील में आई। अपील में भी लीगल एड उसने माँगा, चूँकि उसको मालूम है कि ₹50 का उसपे अर्थदंड लगा था उसने। जी, ₹50 के अर्थदंड के लिए उसने अपील करी थी। उसका कारण ये था कि उसको लीगल एड से पैसा मिलना है, वकील की फीस उसको देनी नहीं है। तो वो उसका मिसयूज़ करके उसने केस लगा दिया। उसमें शासन का ₹2000 का हो रहा है। 50 का दंड बचने के लिए। वो 50 के अर्थदंड से बच जाए, भले ही शासन का 2000 चले जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और इस तरह के लोग जो ज़्यादा जानकार है या विद्वेषपूर्ण मानसिकता से आते हैं, उनमें हमको ये आइडेंटिफ़ाइड करना मुश्किल हो जाता है, जब तक कि पक्षकार आके हमें स्वयं नहीं बताते कि ये जो मिसयूज़ हो रहा है। जब मिसयूज़ की जानकारी हमारे संज्ञान में आती है, तो फिर हम उसको विथड्रॉ भी कर लेते हैं। चुनौतियों के बारे में जब आपने बात की तो आपने बताया कि कई लोगों को आपके द्वारा दी गई सहायता की शायद उस तक जानकारी नहीं होती है। तो इसकी जानकारी वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ विधिक सहायता के अंतर्गत अ, एक स्कीम हमारे कार्यालय में और संचालित होती है, पीड़ित प्रतिकर योजना। उसमें जो पीड़ित होते हैं, उनको हम प्रतिकर राशि उपलब्ध कराते हैं। अब कई मामले ऐसे हैं, पॉक्सो जब पीड़िता थी, जी, तब उसका मामला आया था न्यायालय में। न्यायालय ने उसमें कंपनसेशन देने का आदेश उसमें कर दिया। जी, आदेश के बाद हमने जो जानकारी मतलब उसकी जाँच की और जाँच के बाद कंपनसेशन डिसाइड कर दिया। जी, अब वो जब तक हम उसको कंपनसेशन देने गए, जी, तो उसकी शादी हो गई। ओके, तो वो ऐसी स्थिति में वो ससुराल में चली गई अवैधिका। तो हमारे यहाँ कंपनसेशन डिसाइड हो गया, तो हमको उसको देना है और उधर उस ससुराल पक्ष को भी कन्विंस करना है। जी, कई जगह ऐसा होता है कि जो पीड़िता थी वो घुमंतू जाति की थी। वो उस समय अपराध हुआ था यह थी, लेकिन जब उसका कंपनसेशन डिसाइड हुआ, तो वो कहीं और चली गई। ओके, मैं आपको एक रोचक वाकया बताता हूँ कि एक जब मैं गोलानुपुर सेठ था, तो उस समय एक आवेदिका को हमने कंपनसेशन दिलाया। जी, वो उस समय रहती थी उधर सिरसी थाने के अंतर्गत थी। तो वहाँ से क्राइम हुआ था, कंपनसेशन डिसाइड हो गया। जी, लेकिन वहाँ से वो चली गई झाबुआ के आस-पास कहीं जी, और उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके आस-पड़ोस में मिला नहीं। वो अपनी मौसी के यहाँ चली गई। तो एक दिन एक्सीडेंटली मैंने उसके सुसनेर थाना था वहाँ, जी, सुसनेर थाना कहीं था, वो उसके थाना प्रभारी को मैंने फ़ोन किया जी, और अब वही लत देखिए कि उस दिन उसकी मौसी किसी अपराध में वायरस आई थी थाने में। तब हमने वो डेढ़ ढाई लाख रुपए का कंपनसेशन था, वो वहाँ से उसको बुलवा के आवेदिका को, पीड़िता को वो दिलवाया। तो इसके लिए हमें 2 साल तक पत्राचार करना पड़ा, अच्छा, 2 साल तक ढूँढना पड़ा ढूँढना पड़ा, और वो एक अचानक ही मिल गया। अचानक मिलो। लेकिन ये परेशानी व्यावहारिकता हमारे यहाँ आती है कि हम मदद भी करना चाहते हैं, तो कई बार आवेदक खो जाते हैं हमसे। कभी-कभी इनकी शैक्षणिक योग्यता की वजह से या एजुकेशन के अभाव की वजह से शायद ये चीज़ों को समझ नहीं पाते होंगे या उस तरीके से अपनी बात रख पाते होंगे आप। ये तो मूल कारण ये है, लेकिन शिक्षा का अभाव तो जागरूकता ना होने की दिशा में पहला कदम है ही। जी, लोग शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, इसीलिए तो ये जो जनहितैषी योजनाएँ चल रही है उनका उनको ज्ञान ही नहीं है। जी, और दूसरा क्या है कि आज भी ग्रामीण अंचल में लोग मुख्यालय से जुड़े नहीं हैं।
तो मुख्यालय तक जब नहीं आते या जब तक कोई हमारा वॉलंटियर्स वहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक उनको संज्ञान में ही नहीं आता। आप छोटी सी जानकारी लीजिए, ग्राम सभा की लीजिए। जी सारे ग्राम विकास की योजनाएं ग्राम सभा से बनती है, लेकिन ग्राम के लोगों को जानकारी नहीं होती कि हमारे गांव में कौन सी ग्राम विकास की योजना चल रही है। तो वैसे लीगल एड जन कल्याण के लिए बनाई हुई ये स्कीम है, तो कई बार वहां तक उसकी जागृति न होने के कारण भी लोग नहीं पहुंच पाते वहाँ। जी। तो जैसे आपने बताया वॉलंटियर्स जाते हैं, तो आप जागरूकता के लिए क्या करते हैं आप? आपका जो हम रेगुलरली विधिक साक्षरता शिविर पूरे साल आयोजित करते हैं। जी, विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से हम स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी लेवल पे जाके, ग्रामों के चौपालों पे जाके हम लीगल अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जी, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर दूर खड़े हुए व्यक्ति को विधिक जागरूकता पहुंचे, उससे विधिक सहायता का लाभ पहुंचे। जी, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि विधिक साक्षरता शिविर में हम जब गए तो गांव से 100 आदमी उसमें शामिल हुए। उनके अज्ञान के कारण उन्होंने सुना तो, लेकिन उसको वो आगे विस्तारित नहीं कर पाए। तो वो उस गांव में तो कैंप लगा, हमारे जो उपलब्धि है उसमें भी उस गांव में विधिक साक्षरता शिविर आया कि गांव के सभी लोगों तक उस बात की जानकारी पहुंची, इसमें थोड़ा सा संशय रहता है। जी। क्योंकि वो लोग जो 100 लोगों ने सुना है, वो दूसरों को बता पाते क्यों विस्तारित नहीं करते। आपको क्या लगता है इसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, जैसे वॉलंटियर्स हैं, आपके इस कार्य में उनकी क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती देखिए, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, ये बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर डील करते हैं। है? जी, जनता तक उनकी पहुंच होती है, और जब वो इस प्राधिकरण से जुड़ते हैं जी, तो निश्चित रूप से आवेदकों को लाभ मिलता है। वो जनता को सुदूर अंचल तक हम अपनी विधिक सहायता को लाभ पहुंचाने के लिए सफल हो पाते हैं। और इसीलिए हमारा जो माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसने भी एनजीओस को लीगल एड के लिए हायर किया है। लीगल लिटरेसी कैंप्स के लिए एनजीओ की मदद हम लोगों ने ली है। जी, और जो ऐसे एनजीओ है जो इस क्षेत्र में उनके बायलॉज में लीगल लिटरेसी है, या जो विधिक सहायता के लिए काम कर रहे हैं, बायलॉज है, 3 साल का ऑडिट उनका है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में यदि वो संपर्क करते हैं ना, तो फिर वहाँ उनको मान्यता भी मिलती है। जी। जी। आपके इसमें एक पैरालीगल वॉलंटियर्स भी रहते हैं, तो उनका क्या कार्य रहता है? क्या ये एडवोकेट्स होते हैं या और ये क्या कार्य करते हैं? देखिए, पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है आलोक जी, वो एक तरह से न्यायालय और समाज के बीच में सेतु का काम करते हैं। ये लोग समाज के तबके से आए हुए लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करने में जिनकी रुचि होती है। उन लोगों को हम पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में नामांकित करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये शिक्षित हैं, और ये योजनाओं को फैलाने के लिए हम लोगों का जो मैन पावर है, जी, इस तरह से एक तरह से हमारे हाथ समाज तक पहुंचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये अधिवक्ता नहीं होते। जी, सामान्यतः अधिवक्ताओं को पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाया ही नहीं जाता, ये सर्कुलर है हमारा। लेकिन विधि के जो विद्यार्थी हैं, लीगल एड क्लिनिक हमारी विधि के महाविद्यालयों में भी संचालित होती है, जी, और विधि विद्यार्थियों को पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में भी हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ते ही हैं। तो ये लोग भी, क्योंकि विधि के विद्यार्थियों को विधि का ज्ञान, कानून की जानकारी है, वो उस कानून की जानकारी को सरल शब्दों में, सरल भाषा में ग्रामीण जनों तक पहुंचाने के लिए वो काम करते हैं। हमें भी कोई जैसे डायरेक्शन आ रही है, आए हैं मान्य नालसा के या सालसा के, तो उनको भी हम ग्रामीण अंचल में पहुंचाने के लिए उन्हीं हाथों का सहारा लेते हैं। अब पैरालीगल वॉलंटियर्स को एक नया नाम भी हमारे कार्यालय ने दे दिया है, अधिकार मित्र के रूप में उनको अब परिभाषित किया है। जी। अधिकार मित्र, जो लोगों के अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, वो अधिकार मित्र। हुँ, हुँ, हुँ। सेंट्रल जेल में भी आप से जैसे कोई भी जो आप डिफेंस चाह रहे हैं, उसमें आप इनको सहायता देते हैं लीगली, तो ऐसे कोई मामले आपके सामने आए जिसमें कोई आपकी सक्सेस स्टोरी हो जिसको आपने कोई आपको याद हो बड़ा? देखिए, अंडर ट्रायल
जो जेल बंदी है जी वो हमारे विधिक सहायता योजना का मूल यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे ज्यादा काम जो हम लोग करते हैं वो जेल बंदियों के साथ ही कर रहे हैं जी और जेलों में भी जाके हम व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। अभी जेल में एक तो समस्या रहती है, वो स्थान की समस्या है। ओवर क्राउडिंग जेलों में बहुत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 406 1382 जेलों में अमानवीय दशाएं, ये टाइटल ही था उस रिट का। तो उसमें एक अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बनाई जी जो विचाराधीन बंदियों को हर 3 माह में रिव्यू करती है और उसमें 14 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। आप 15-20 श्रेणी भी जोड़ दिए तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इस क्राइटेरिया में यदि कोई आता है तो हर 3 महीने में वो अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, जिसमें पीडीजे साहब अध्यक्ष हैं, डीएम साहब, एसपी साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और अधीक्षक केंद्रीय जेल, जी ये उसमें सदस्य हैं। ये पांचों लोगों के समक्ष वो यूटीआरसी बंदियों की लिस्ट हम चिन्हांकित करके करते हैं कि इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं और इनको प्रीमेच्योर रिलीज के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जी तो जेल में तो क्या है, कई ऐसे लोग हैं जैसे अभी कोविड के टाइम पे सुमोटो रिट याचिका आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें जेल में ओवर क्राउडिंग को लेकर जो बंदी थे तो उनको यूटीआरसी कैंपेन के तहत हमने कार्रवाई की और लगभग 33% जेल खाली हुई ये कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड कोविड में गैदरिंग के कारण कोविड स्प्रेड होने की संभावना थी। तो उनका एक ही विकल्प था कि ये छोटे मामले हैं जिनमें अपराधी अनावश्यक रूप से बंद है, उनको रिलीज प्राथमिकता से कराया जाए। तो कोविड में काफ़ी सारे बंदी हमने रिलीज कराए और जेल में जो कोविड से होने वाली मौतें थी उनको बहुत हद तक हमने विराम लगाया। एक बहुत बड़ी सफलता थी इस पूरे अभियान की। जी साथ ही साथ जो हम बाल न्यायालय देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वहाँ पर भी आपकी विधिक सहायता पहुँचती है? बिल्कुल, किशोर न्याय बोर्ड में जो किशोर न्याय बालकों का देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत फ्री लीगल एड हर किशोर का अम, आवश्यक रूप से दिया जाने वाला अधिकार है। हर केस में उसको मैंडेटरी विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जी हमारे द्वारा हमारे पैनल से कुछ अधिवक्ताओं को चाइल्ड फ्रेंडली माहौल में किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त किया जाता है और वो लोग जाके किशोर की तरफ से फ्री लीगल एड इंश्योर करते हैं और उनके मामलों में पैरवी करते हैं। और साथ ही हम लोग क्या है, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जो ट्रायल चल रही हैं उनमें जो किशोर जो विधि अपचारी बालक जिनको बोलते हैं जी वो है, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उनके ऑब्जर्वेशन होम को देखने के लिए भी हम सतत रूप से जाते रहते हैं, उनका निरीक्षण भी करते रहते जी। इससे पहले प्रश्न के उत्तर में आपने 14-15 श्रेणियों का ज़िक्र किया था, जिसमें कि जो अंडर ट्रायल जो हैं उनको आप मदद दे पाते हैं। तो उसमें मोटी-मोटी क्या हैं? हैं। एक मोटी मोटी श्रेणी, एक तो जैसे कोई 19 से 22-21 साल तक का कोई अपराधी है जी, जिसने पहली बार अपराध किया है और उस अपराध में सजा 7 साल से अधिक नहीं, एक तो वो है। दूसरा, कोई ऐसा आरोपी है जो 2 साल तक की सजा से दंडित अपराध में ही बंद है। जी, ऐसा कोई आरोपी है जिसकी जमानत हो गई है लेकिन 7 दिन तक वो जमानत नहीं भर पाया है। जी, कोई महिला बंदी है जो हीनियस ऑफेंस में बंद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ट्रायल वाले मामले हैं उनमें यदि वो बंद है जी, तो उसको रिलीज कराया जा सकता है। कोई ऐसा बंदी है जो जमानती अपराध में बंद है, कोई ऐसा बंदी है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस में बंद है, जो राजीनामा योग्य मामले हैं उनमें। तो यदि उसके प्रथम अपराध है सामान्यतः, तो उन प्रथम अपराधों में उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ा दें। ऐसा भी कभी प्रकरण आपके सामने आया है कि ज़मानत नहीं होने के कारण वो अपनी दंड से ज़्यादा भोग लिया हो? देखिए, अभी ऐसा है? अभी मेरे समक्ष तो नहीं आया, लेकिन जो माननीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो जजमेंट ही आया था जी, वो इसी परिप्रेक्ष्य में आया था। एक कि एक बंदी को सजा जितनी हुई थी उससे 2 या 3 साल
वो एक्स्ट्रा सजा भुगत चुका था। तो वो माननीय न्यायालय द्वारा रिव्यू किया गया कि जब हम अंतिम तक जारी क्यों दे रहे हैं उसको, यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो प्रीमेच्योर रिलीज, पैरोल, फरलोग, ये सभी जो उपबंध सजा माफी के जितने भी व्यवस्था है कानून में, उनका प्रयोग करना है। और इसी संबंध में हमारे कार्यालय ने हर 3 महीने में जेल द्वारा ये जानकारी अब उपलब्ध कराई जाती है कि कौन सा इस श्रेणी में आने वाला बंदी है। हालांकि वो कमेटी है माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में, यहाँ वो यहाँ से नाम फॉरवर्ड करती है सजा माफी वाले। वो प्रक्रिया डीजी जेल से होते हुए वो भी राज्य शासन से प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करके वो छूटते हुए, खास करके आप देखेंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को जी हाँ। सजा माफी होती है। बिल्कुल। कई बार जैसे सब्रेशन गृह में हम देखते हैं कि वहाँ नाबालिग पहले एक आध महीने रह जाते हैं सेंट्रल जेल में, फिर पता चलता है कि ये नाबालिग हैं, और फिर वहाँ से यहाँ आते हैं जब उनके पुष्टि हो जाती है कि ये नाबालिग हैं। तो इस दिशा में भी आपका विभाग कुछ काम करता है? देखिए, हर जेल में हम लोग अभी जैसे कैंपेन में एक बच्चों के लिए, हमने किशोरों के लिए कैंपेन ही चलाया था। जी। उसमें ऐसे बच्चे जो 19 से 21 साल तक के थे और अपराध के समय नाबालिग थे, यदि वो कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं या ये बता दें कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ उपलब्ध हो सकता है, तो उनकी रिहाई के लिए हमने काम करा था उसमें। जी। तो रिस्टोर द यूथ कैंपेन नाम से वो चलाया था। तो क्या होता है कि सामान्यतः जब हम ऐसे काम करते हैं, जो बंदी अपने एज से संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाते जी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग ट्रायल, जी। तो ऐसी स्थिति में जब तक उनका दस्तावेज नहीं आता और जो पुलिस है उसके द्वारा उसकी जो चार्जशीट है उसमें उसकी उम्र लिख ली जाती है, जी। 18 है या जो भी स्थिति है, तब ऐसी स्थिति में वो लोग जेल पहुंच जाते हैं। जब उसके डॉक्यूमेंट हमारे समक्ष आ जाता है या डॉक्यूमेंट का निराकरण हो जाता है, तो वो जब जुवेनाइल है तो जुवेनाइल को तो आप जुवेनाइल कोर्ट में ही प्रोड्यूस करेंगे और उसकी ट्रायल वही होगी। तो वो कई बार आते हैं, इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट के जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है, जो भी मासिक इंस्पेक्शन जेल का करते हैं कि इसमें कोई बच्चा जो लगा है, देखने से बच्चा है या जो 18-19 साल का भी डॉक्यूमेंट शो रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी आयु कम लग रही है, तो उसका डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त किया जाए, इस तरह के इनको रिव्यू करने का प्रयास भी करते हैं हम लोग। जी। क्या पुनर्वास कार्य भी करते हैं आप लोग? देखिए, पुनर्वास का जो काम है वो हमारे स्तर में नहीं है, जी। लेकिन पुनर्वास उसका बच्चे का हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए शासन से कोऑर्डिनेशन का काम हम लोग करते हैं। जी। पुनर्वास कराने के लिए जो मैन पावर लगती है, पीएलबी की सहायता, जी। एडवोकेट की सहायता, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, वो तो हम उपलब्ध कराते हैं। बाकी पुनर्वास होता शासन की योजना के अंतर्गत ही है। जैसे कंपनसेशन तो के लिए आप तो काम करते ही हैं। ये कंपनसेशन देते हैं, अगर अपराध से पीड़ित जो लोग हैं जी। उनका कंपनसेशन करते हैं। वो कंपनसेशन कराने के लिए, पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन पुनर्वास के लिए बच्चा जा रहा है, आगे उसकी क्या प्लानिंग है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए बाद में, क्योंकि हमने उसके वयस्क होने तक के लिए पैसा एफडी करा दिया, उसके पुनर्वास के लिए ही वो पैसा है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, उनको पुनर्वास किसी गृह में जाना है, किसी केंद्र में जाना है, जी। तो केंद्र में यदि उसको जाने में कोई कठिनाई हो रही है, जी। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लीगल एड के थ्रू, जो पैरालीगल वॉलंटियर फेलो लॉयर्स की सहायता है, जी। वो इंश्योर करा सकते हैं। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो कानूनी जो सहायता है, इसके तौर तरीके हैं, वो उसमें और क्या विकास हो सकता है, और क्या आपके सुझाव हैं कि इसमें हो कि वो हम इसमें और विकसित हो सकें? देखिए आलोक जी, आज का युग तकनीकी युग है जी। और जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे मॉनिटरिंग प्रभावी प्रभावी होती जा रही जी। है। अब लोगों के हाथ में मोबाइल सेट आ गए, जी। तो मोबाइल सेट तो ही धारी तलवार है, वो वेपन भी है जिससे आप हार्म भी कर सकते हैं और वो अपने डिफेंस के लिए भी एक सुदृढ़ हथियार है। जी। आजकल जो विधिक सहायता या विधिक साक्षरता है, उसके इस्तेमाल के लिए मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर
या एप्पल स्टोर पर और साथ ही वेबसाइट पर अब नालसा ने एक ऐप अपना उपलब्ध करा दिया है। नालसा ऐप के माध्यम से आप चाहे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी ग्रीवियंस जो भी है, शिकायत उसकी है, लीगल एड के लिए आवेदन है, वो रजिस्टर करा सकता है। हाँ। वो जैसे ही वह रजिस्टर होता है, वो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले डीएलएसए पे वो फॉरवर्ड होके आ जाता है और वहाँ से लीगल एड इनसे हो जाती है और उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर होती है। तो उसके लीगल एड का जो आवेदन उसने किया है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है और कहाँ कार्रवाई हो रही है। तो ये मॉनिटरिंग का एक व्यापक तरीका हो गया और तकनीकी के माध्यम से आप ले सकते हैं। जी। टोल फ्री नंबर अब हमारा 24 आवर्स काम कर रहा है, 24x7। जी। आप कभी भी 15 100 15100 हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके इस्तेमाल से आप सीधा ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जाता है, वहाँ से ट्रांसफर होके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले डालसास को आ जाता है। वहाँ से उसको जो भी रेलिवेंट सलाह है वो दे दी जाती है, अन्यथा उसको उस कार्यालय का एड्रेस तुरंत मुहैया करा दिया जाता है ताकि वो हम तक अप्रोच बना सके। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट कई सारे मामलों में विधिक सहायता केंद्रों को हस्तक्षेप करने के निर्देश दे रहा है कि वो शासन की कई योजनाओं में हस्तक्षेप करे और आम जनता को लाभ दिलाए। तो निश्चित रूप से अब आगे जाकर जो विधिक सहायता का क्षेत्र है वो व्यापक होगा। तकनीकी के माध्यम से लोग इससे जुड़ेंगे और कई सारे इसमें अभी अभिनव प्रयोग भी होते रहे। दीपक जी, सामान्यतः लोगों में ये रहता है कि मैंने देखा है कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी व्यक्ति है, तो वो प्राइवेट वकील लेना चाहेगा। उसको ये लगता है कि प्राइवेट वकील लेने से उसका पक्ष अच्छे से रखा जाएगा, बजाय इसके कि वो फ्री लीगल एड को ले। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उसका ये पूर्वाग्रह या ये ये सही है? ये सबसे बड़ी बात इसी जो भ्रांति है इसी पर काम करना है हम लोगों को। जी। आप को एक उदाहरण से समझाऊं मैं जी। कि यदि हमारे पास वित्त की व्यवस्था है, हम बीमार हुए, हम आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, जी। सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते। जबकि आप देखिए शासकीय जो अस्पताल है उनमें टैलेंटेड चिकित्सक है, लेकिन उनके पास नहीं जाते क्योंकि विश्वास नहीं। वही जो व्यक्ति सशक्त नहीं है आर्थिक रूप से, जिसमें कोई है ही नहीं, तो उसका विश्वास कि हम जाएंगे तो बाकायदा प्राइमरी जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से व्यक्ति रेफर होके या वहीं से आ रहा है, उसको वही सरकारी अस्पताल लाभ पहुंचा रहे हैं और वो ठीक होके भी जा रहा है। बस वो विश्वास है, जब वो विश्वास करता है तो वही शासकीय अस्पताल की जो मेडिसिन है उसको काम करती है। उसको विश्वास नहीं है तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जब तक नहीं जाता तब तक वो अपने आप को मानते ही नहीं कि इलाज हो रहा है उसका। ऐसे ही सेम स्थिति फ्री लीगल एड की है। जी। फ्री लीगल एड में काबिल अधिवक्ता है, जब हम कह रहे हैं कि एलडीसीएस तो बिल्कुल सैलरीड है हमारे, हम उसको पर्याप्त सैलरी दे रहे हैं और वो केवल और केवल लीगल एड के लिए काम कर रहा है जी। और पूरे तन्मयता से वो लगा हुआ है। लेकिन चूंकि क्या है कि वो पैसा नहीं ले रहा है, पैसा नहीं ले रहा है तो वो आपको विश्वास नहीं हो रहा है। एक बहुत सुंदर वाक्य मैं आपको बताऊं, मेरे वकालत के दौरान का है। एक जमानती अपराध में जमानत के लिए मेरे एक रिलेटिव आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ये जमानती अपराध है, जमानत होनी है, कितने पैसे लोगे? क्योंकि मेरे भाई साहब थे वो रिलेटिव रिलेशन में। जी। तो मैंने देखा कि 15 रुपए का एक मेमो लगेगा और 15 रुपए अपन जमानत भरवा लेंगे, 30 रुपए हुए, जी। 10 20 रुपए एडिशनल खर्च भी कर देंगे तो 50 रुपए में काम हो जाएगा। ठीक। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब 50 रुपए में आपकी जमानत होगी? उनने कागज वापस ले ली मुझसे, ये क्या बात कर रहे हो? और ले गए पास में, गए एक वकील साहब के पास, उनने 500 मांगे, तत्काल दे दी उन्होंने। जबकि जमानती अपराध में जमानत आपको अधिकार है। अब वो 35 रुपए में मिलनी थी, मैंने 50 बताए थे उनको कि 10 20 रुपए ऐसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं। तो ऐसे ही फ्री लीगल एड के संबंध में, फ्री लीगल एड क्या फ्री में मिल रही है तो जनता ये सोचती है कि पता नहीं क्या करेंगे। जबकि जो निराश्रित होते हैं, जिनके पास कोई नहीं होता, जो हीनियस ऑफेंस करके भी जाते हैं जी। और वो या झूठे भी गंभीर अपराधों में
फंसा दिए जाते हैं। जी हमारे लीगल एड से मतलब इस समय आप यदि देखेंगे तो जो एक्विटल रेशो है जी वो 60% होगा। तो- जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल है उनकी मतलब फ्री लीगल एड का क्षेत्र इतना सशक्तता प्रदान करता है अधिवक्ता भी जो वकालत कर रहा है उसको, क्योंकि उसके पास पक्षकार का आर्थिक पैसा नहीं है। उसने यदि पक्षकार ने 1 लाख रुपए दे दिया आपको फीस में, तो वो कहेगा कि मुझे जमानत चाहिए या मुझे केस में बरी चाहिए, या उसने वकील हमारा जो पक्षकार है वो पैसे से सक्षम नहीं है, वो नहीं कह रहा कि हमें कुछ चाहिए आपको केस लड़ू। जब वो केस लड़ता है तो पूरी सामर्थ्य के साथ लड़ता है और जितने भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो करता है, और वो फाइनली उस आवेदक के पक्ष में हो जाते हैं और वो एक्विटल हो जाता है। और न्यायालय की भी जो अवधारणा है ना, वो कहीं ना कहीं 1% न्यायालय देखता है कि इस स्टोरी में ये आदमी गलत फंसाया गया है, इसके पास अपना बचाव करने के लिए भी अधिवक्ता नहीं था, तो एक सिंपैथी भी बनती है उसके प्रति। जी। एक इससे चलते-चलते एक और प्रश्न है क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने माननीय चंद्रचूड़ जी ने शायद उन्हीं ने ये किया था कि वो पट्टी हटा ली थी। उसके बारे में बताइए कि पट्टी थी क्यों और हटाई क्यों? देखिए आप मानिए जो न्यायालय का जो चिन्ह था जी, उसमें ये स्थिति थी कि काली पट्टी का जो अर्थ होता था ना, जी, अब आम भाषा में तो सब लोग कहते हैं कानून अंधा है इसलिए वो लगा रखिए, लेकिन वास्तविकता में कानून एक तरह से अंधा है। वो किस तरह से? कानून भावनाओं पे बल नहीं देता। जी, यदि कानून की आंखें खुली है, एक कोई छद्म रूपधारी व्यक्ति आया, उसने अपनी आंखों में आंसू लाया और पूरी स्टोरी अपने तरफ खींच ली, जी। तो कानून उन भावनाओं की कदर नहीं करता है, हुँ, भावनाओं को नहीं देखता है। अपराधी की भाव भंगिमा को जरूर देखता है, लेकिन भावनाओं को ना देख पाए, इसलिए वो पट्टी थी ताकि वो निष्पक्ष न्याय कर सके। और जो डॉक्यूमेंट उसके पास है, जो साक्ष्य उसके पास आई है, साक्ष्य का प्रॉपर परिशीलन हो और एक निष्पक्ष न्यायदान की प्रक्रिया हो और कोई भी भावनाओं से प्रभावित ना हो, इसलिए वो कानून की पट्टी लगाई हुई थी। अभी जो माननीय चंद्रचूड़ साहब ने उस पट्टी को हटाया, तो उनका मतलब यही उद्देश्य था कि आज शिक्षा का स्तर और बढ़ा है। शिक्षा के स्तर के कारण अब ये ऐसी व्यापकता जो भावनाएं और ये सब चीजें वैसे भी आज के युग में उतनी बलवती नहीं रही है, तो आप एविडेंस है उसमें एविडेंस में आपके पास में जो बहस आ रही है या जो मटेरियल आ रहा है उसकी जो प्रॉपर एलिमेंट्स हैं उनको आप देखें, उस आप सही से और निष्पक्ष न्यायदान करें। इसलिए ये पट्टी हटाई गई है, क्योंकि अभी जो आम जनता थी वो उस पट्टी का जो अर्थान्वयन करती थी वो कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में करती थी, जी। इसलिए। वो ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता था पट्टी, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में अंधा कानून। हाँ, जी। अंत में अगर आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें या कोई संदेश देना चाहें आमजन को या कोई बात जो हमसे छूट रही हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते देखिए हमारा जो कार्यालय है विशुद्ध रूप से विधिक सहायता, विधिक साक्षरता के लिए काम कर रहा है। जी, हर न्यायालय परिसर में पूरे भारतवर्ष में ये विधिक संस्थान काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जी, ये प्रशासकीय कार्यालय हैं। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के माध्यम से, हाई कोर्ट में जहाँ भी हाई कोर्ट और बेंचें हैं, वहाँ माननीय हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के माध्यम से, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और तहसील में तालुक विधिक सेवा समिति के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की जो सेवा की जा रही है वो निरंतर जारी है। उसका लाभ उठाने के लिए आप सभी लोगों को बताएं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोगों तक ये बात पहुंच सकती है उन तक पहुंचाएं। दूसरा, हमारा कार्यालय का एक बहुत ही अ, मतलब यज्ञ रूपी कार्य है, वो है वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का संचालन करना। जी, न्यायालयों में मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। हमें मध्यस्थता, सुलह, समझौता या आर्बिट्रेशन
लोक अदालत, ये सभी रीतियों को अपनाने की आवश्यकता है और प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग मामलों के निराकरण की ओर जाएं, अपने संस्कारों को जीवित रखें। आज जो क्रोध के वशीभूत होकर ये नशे में लिप्त होकर युवा बिगड़ते जा रहे हैं और नशे ने गांव का जो माहौल खराब कर रखा है, उससे दूर होने की आवश्यकता है। और गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना हमारे यहाँ चलती है। ये संकल्प लें कि हमारे गांव को हम विवाद विहीन बनाएंगे। उस विवाद विहीन ग्राम की स्थापना का संकल्प यदि सार्थक हो जाता है तो निश्चित रूप से अपराध कम होंगे, क्योंकि हमारा भी जो ध्येय है वो अपराध विहीन समाज की परिकल्पना को साकार करना है। जी। और वो तभी होगी जब तक आप अपने बाल्यकाल से, स्कूल स्तर से अपने कानून के बारे में, कानून की स्थितियों के बारे में और खास करके जो हमारा मेन मोटिव है, मौलिक कर्तव्य जो संविधान ने अधिरोपित किए हैं, उनका पालन सुनिश्चित जब तक नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये जो अ, अपराध की व्यापकता है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि लॉ दंड का परिमाण बढ़ा सकता है, अपराध को नहीं रोक सकता। यदि अपराध रोकने हैं तो हमें मानसिक स्तर उस स्तर का बनाना होगा, हमारी मानसिकता को व्यापक करना होगा। अपराध जब होंगे ना तो ही अपराध रोकेंगे। जी। जब अपराध, चाहे देखिए आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, निर्भया केस हुआ था 2012 में, जी। 16 दिसंबर 2012 की घटना है। और इससे 1 महीने 2 दिन पहले एक एक्ट आया था, पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जी। बाल दिवस पे आया था, 14 नवंबर को लागू हुआ था 2012 में। लेकिन और इसमें भी बच्चों को संरक्षित करने के लिए अपराध का परिमाण बढ़ाया था। लेकिन उसके बावजूद 16 दिसंबर को 2012 को घटना हुई, 1 महीने 2 दिन बाद हुई, तो ये मानसिक दिव्यांगता हुई है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। जी। दीपक जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हमारी रही और आपने हर बात को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से हमें समझाया, बतलाया। और जो हमें सुन रहे हैं, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? आपको आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम उसका भी दीपक जी से अनुरोध, दीपक जी तक हम वो भी भेजेंगे ताकि उनका भी जवाब आपको मिल सके। आपको क्या अच्छा लगा, क्या और जानना चाहते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। और आप सभी ने देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक